हाँ, एक बार बता दीजिए आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए, आवाज आने लगी होगी आप सबको, आवाज आ रही होगी। देखते हैं कौन कौन आया है। कुमकुम जी आई हैं, अमित गुज्जर जी, कॉमर्स क्लासेज, लक्ष्मी जी, दिलीप, बालकृष्ण, अमित गुज्जर, बालकृष्ण गुप्ता जी, अमृता जी। चलिए, अब आवाज आ रही है, एक बार बता दें सब लोग, आवाज आ रही है अब? ठीक है। अरे भाई, अब तो शुरू हो गई है। आ रही है, ठीक है ठीक है, शुरू करते हैं। तो एक ही नाम से मिलती जुलती रचनाओं को आज हम पार्ट टू में कर रहे हैं। पार्ट टू के पहले पार्ट वन इसका हम लोग कर चुके हैं, आज इसका पार्ट टू है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा टारगेट है गंगा। हम किस पर चर्चा करने वाले हैं? गंगा पर चर्चा करने वाले हैं। जिन रचनाओं में गंगा आता है, क्या रहा है, जिन रचनाओं में गंगा आ रहा है वो कौन कौन सी रचनाएं हैं, उससे हम लोग आज शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले गंगा नाम से जो रचनाएं हैं, पिछली बार एक रचना पूछी गई थी, पिछली बार एक रचना पूछी गई थी गंगा के नाम पर। साहित्य सम्राट के चरणों से। भाई, मैं हिंदी साहित्य सम्राट नहीं हूं, आपने जितनी बड़ी उपाधि दे दी। तो मैं तो हिंदी सीख रहा हूं अभी, हिंदी तो मुझे कुछ नहीं आती है। मैं तो आप लोगों से ही सीखता हूं, और बहुत सारी चीज़ें सीखता हूं, पढ़ता हूं, फिर पढ़ाता हूं। ये आपका प्यार है। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओल्गा से गंगा, ये रचना पिछली बार पूछी गई थी परीक्षा में कि किस विधा की रचना है। एक बार आप सब कमेंट करके बता दीजिए कि ये रचना किस विधा की है, फिर आगे हम लोग अपनी बात को आगे करेंगे जारी। थोड़ा सा समय लेंगे इसको, कि ये विधा भी पूछी गई थी पिछली बार परीक्षा में कि वोल्गा से गंगा किस विधा की रचना है। ठीक है, बता दीजिए। रचनाकार आप सब जानते हैं, पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन, वोल्गा से गंगा। गंगा केदारनाथ अग्रवाल। हर गंगा, हर गंगा ताप नारायण मिश्र। आकाश गंगा कुमार। वर्मा। गंगा वक्यावली का वाक्य। विद्यापति। गंगावतरण का अवतरण दास दास रत्नाकर। इसके बाद गंगा मैया और गंगा लहरी। भैरव की का लहरी, ये है
पद्माकर की रचना। क्लास नहीं मिलती ऐप पर, एक नंबर नोट कर लीजिए, टेक्निकल नंबर है 83 18 48 92 91। अगर आप कोई भी बैच लिए हैं उससे संबंधित कोई तकनीकी समस्या है, इस पर कॉल कर लीजिए या इस पे व्हाट्सएप, ठीक है। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा, अब हम चलेंगे धूप पर। इस पे चलेंगे धूप। धूप की तलवार। ये क्या है? कविता है। ना अग्रवाल की। धूप के धान। काव्य है। है कुमार माथुर का। धूप कोठरी के आईने में खड़ी। आईने खड़ी। काव्य है बहादुर सिंह का। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। धूप कोठरी के आईने में खड़ी काव्य है शमशेर बहादुर सिंह का। सीढ़ियों पर धूप में। पर देखिए यहां एक चीज, ये धान है, यहां भी धान है। तो ध्यान क्या होता है कि लोग जो है धूप में धान को डालते हैं। तो यानी जब धूप में आप धान को डालते हैं तो गिराते हैं ना, ऐसे थोड़ा ऊपर से गिरा देते हैं। जब भी धान को कैसे करते हैं, ऊपर से धान को गिराते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, धूप के धान गिरा दिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, सीढ़ियों पर धूप में, ये क्या है, एक काव्य है। काव्य है क्या है कि सहायका है, ठीक है। किसका है? तो सीढ़ियों पर धूप में, ये किसका हो जाता है? ये क्या हो गया? रघुवीर सहाय का हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो रघुवीर जो हैं, ये जब आप कहीं दर्शन करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, सीढ़ियों पर धूप में खड़े रहते हैं। किसके दर्शन करने के लिए? रघुवीर के। तो रघुवीर का दर्शन करने के लिए आप सीढ़ियों में धूप में खड़े रहते हैं। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो ये भी इनका काव्य है। इसके बाद धूप में जग रूप सुंदर। जग रूप सुंदर काव्य है त्रिलोचन का, ठीक है। साय में धूप, आप सब जानते ही, बहुत महत्वपूर्ण है। साय में धूप क्या है? गजल है। ये है दुष्यंत कुमार की।
ठीक है, दुष्यंत कुमार की। धूप के हस्ताक्षर, ये किसकी है? ज्ञान प्रकाश विदेह की है। ज्ञान प्रकाश की रचना है। और ये भी यहां याद रखिएगा, ये गजल है, गजल है। फिर इसके बाद आती है पक गई है धूप। पक गई है धूप, ये किसकी है? राम दरस मिश्र। अब देखिए, धूप में अगर कोई सामान आप डालते हैं तो क्या करते हैं, उसको बार बार जाके देखते हैं कि पक गया है कि नहीं पक गया है। मान लीजिए धूप में आपने पापड़ डाल दिया, क्या करते हैं, क्या करते हैं आप? जाके वो देखते हैं कि वो पक गया है कि नहीं पक गया है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। तो पक गई है धूप, रामदरस मिश्र। ठीक है, आप दर्शन करने के लिए जाते हैं कि वो चीज पक गई है कि नहीं पक गई है। साए में धूप, ये दुष्यंत कुमार का है। दुष्यंत कुमार वाला कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जो आपने देखा होगा कि जो दुष्यंत हैं उनके ऊपर एक साया आ गया था, जिसकी वजह से शकुंतला को वो भूल जाते हैं। ऐसे ही हुआ था। तो दुष्यंत कुमार शकुंतला को भूल जाते हैं और धूप में उनको छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे। उभरती हुई धूप, उभरती धूप उपन्यास है गोविंद मिश्र का। टहनियों पर धूप, पर धूप मेहरुन्निसा परवेज कहानी है। परवेज की। ठीक है, इसके बाद धूप की उंगलियों के निशान, उंगलियों, धूप की उंगलियों के निशान तथा संग्रह महीप सिंह का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद करिएगा। देखिए यहां पर क्या, धूप की उंगलियों के निशान काव्य संग्रह है। अब यहां महीप सिंह, मही का मतलब क्या होता है? धरती होता है। ठीक है, मही का मतलब क्या होता है? धरती होता है। तो धरती पर क्या किया जाता है? धरती पर क्या किया जाता है कि कोई चीज जो है वो रखी जाती है इस तरह से। उंगली पर भगवान ने क्या किया था? पर्वत उठा लिया। तो महीप यानी उंगलियों से किसी ने धरती को उठा रखा है। इस तरह से इसको याद कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसी तरीके से बाहर धूप खड़ी है, बाहर धूप खड़ी है काव्य है, क्या है? विज्ञान व्रत का। एक रचना इसमें देखिए, जो हस्ताक्षर वाली बात आ रही है, तो पिछले में हमने ये देखा था हस्ताक्षर, धूप के हस्ताक्षर। इसी से एक मिलती जुलता काव्य है हवा में हस्ताक्षर। यहीं पर इसको हम लिख लेते हैं
हवा में हस्ताक्षर कई बार पूछा गया है। हवा में हस्ताक्षर ये क्या है? काव्य है। हवा में हस्ताक्षर काव्य है कैलाश वाजपेयी का। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हवा में हस्ताक्षर ये काव्य है। और यहां पर क्या है कि धूप के हस्ताक्षर ये ज्ञान का है। तो धूप में क्या होता है? ज्ञान आपका खुलता है। और हवा में क्या होता है? कैलाश रहते हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद पानी में धूप भद्रा मारी चौहान। ठीक है, ये भी किसके आएगा? काव्य में आएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गया क्लियर। पेज बदलते हैं। अगला दूब धान। धान दूब धान क्या है? काव्य है। और दूब धान क्या है? कहानी भी है। एक जो है अनामिका की है और एक जन खान की है। ठीक है, तो ये दूब धान पे दो ही रचनाएं हैं, दूब और धान। ठीक है, तो एक काव्य है और एक कहानी है। तो हमारी जो अनामिका उंगली होती है उससे हम दूब की तरफ क्या करते हैं? इशारा करते हैं कि ये वाली दूब तोड़ लो। और कब तोड़ने के लिए कहते हैं? जब उषा काल हो। दोनों की रचना है। तो उषा काल में कहानी बनती है और बाकी समय में काव्य बनता है। द्रौपदी के नाम से अब देखेंगे। द्रौपदी के नाम से जो मिलती जुलती रचनाएं हैं, द्रौपदी उपन्यास, प्रतिभा राय का है। द्रौपदी प्रबंध काव्य बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है परीक्षाओं में। नरेंद्र शर्मा का है द्रौपदी नाटक, ये भी कई बार पूछा गया है। और ये है सुरेंद्र वर्मा का। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है नरेंद्र और सुरेंद्र में। तो ये द्रौपदी के नाम से तीन रचनाएं हमें मिलती हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, अब यहां देखिए द्रौपदी उपन्यास प्रतिभा राय का। तो द्रौपदी के अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा थी, इसलिए उनके ऊपर उपन्यास लिखा गया।
द्रौपदी के अंदर बहुत प्रतिभा थी, इसलिए उनके ऊपर क्या लिखा गया, उपन्यास लिखा गया, द्रौपदी प्रबंध काव्य, नरेंद्र शर्मा का। ठीक है, द्रौपदी और नरेंद्र के जीवन पर प्रबंध लिखा गया। द्रौपदी नाटक, तो द्रौपदी का जो नाटक है वो आम व्यक्ति नहीं देख सकता है। द्रौपदी का नाटक आप सोचिए कोई आम व्यक्ति देख ले तो नहीं देख सकता। कौन देख सकता है? जो सुरों में इंद्र हो। तो द्रौपदी का नाटक वही व्यक्ति देख सकता है जो सुरों में इंद्र हो, यानी सुरेंद्र हो। द्रौपदी और नरेंद्र का जो जीवन, उस पर प्रबंध काव्य लिखा गया। द्रौपदी बहुत प्रतिभावान थी, इसलिए उनके ऊपर लिखा गया। कहा जाता है उपन्यास जीवन की कथा होती है। चलिए, धरती, धरती के नाम से एक काव्य मिलता है और धरती के नाम से उपन्यास मिलता है। जन और भैरव प्रसाद गुप्त, ये दो लोग मिल जाते हैं धरती के नाम से। अब यहां पर कुछ सर्वनाम हैं जिन सर्वनामों के नाम पर रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, कुछ सर्वनाम हैं जिनके नाम पर कुछ रचनाएं मिलती हैं। जैसे उसने सर्वनाम है, ने कहा था। चंद्रधर शर्मा फुलेरी की कहानी है 16 में। इसी के तर्ज पर एक लिखा गया, उसने नहीं कहा था, और इसको लिखा गया है शैलेश पटियानी ने। तुमने कहा था, क्या कहा था कि वहां सांप है, यानी नागार्जुन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तुमने कहा था किसकी हो गई, नागार्जुन की हो गई। उस रात की गंध, ये किसकी है, धीरेन्द्र अस्थाना की है। उसकी कहानी महेंद्र वशिष्ठ की है। उसका विद्रोह मृदुला गर्ग की रचना है। मैंने कब कहा, मैंने
कब कहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? विवेक रचना आप सब बताइएगा, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं? तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं? क्यों कहा था मैं सुंदर हूं? तो इसको जरूर याद रखिएगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत यश वाले व्यक्ति थे, उनका यश जो है वो चारों दिशाओं में फैला था। तो उनकी पत्नी एक बार उनसे नाराज हुई कि अच्छा तुम बताओ कि तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं। ये कहानी है। पत्नी जब नाराज होती है सारे सवाल पूछती है, रोज तुमसे पूछेगी कि भाई अपने मेरे विषय में तुमको कौन सी चीजें अच्छी लगती है, मेरी 3 चीजें अच्छी बताओ, मेरी 5 चीजें बुरी बताओ, तुमको मेरे जीवन में क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है। हाँ? तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि यशपाल जी से भी उनकी पत्नी ने पूछा कि तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूं, और आज मुझे तुम कह रहे हो कि तुम बंदरिया लगती हो। बताओ, आज तो तुम बंदरिया कह रहे हो, लेकिन उस समय तुमने कहा था कि मैं सुंदर हूं। ऐसा हुआ होगा, मैं मानता नहीं हूं। चलिए अब हाँ, चलिए अगला जो लेते हैं, एक रचना ले लेते हैं हम, रास्ता। ये रास्ते हैं प्यार के, सीधा साधा रास्ता, सीधा सादा रास्ता। तो अभी कोई पेपर हुआ था जिस पेपर में पूछा गया था कि सीधा साधा होता है कि सीधा सादा होता है। इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। ये उपन्यास है, उपन्यास है रांगेय राघव का। ठीक है, और टेढ़े मेढ़े रास्ते। उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। अब यहां चीज ध्यान रखिएगा कि देखिए, जब सीधा साधा रास्ता होगा तो आप कहां जाएंगे? राम का दर्शन करने जाएंगे, रांगे राघव का। अब आप देखिए कि राम मंदिर का दर्शन करने जाना है आपको, कैसे जाएंगे आप? कैसे जाएंगे? एकदम सीधे साधे रास्ते से आप चले जाएंगे। सही है रचना? तो जब भी आपको राम के दर्शन करने जाना है तो रास्ता सीधा सीधा मिलेगा, और जब आपको भगवती का दर्शन करने जाना है, कोई भी भगवती आपको सीधे साधे रास्ते पे नहीं मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? हमेशा टेढ़े मेढ़े रास्ते पे मिलेंगी। तो ये ट्रिक हो जाएगी, टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाएंगे भगवती के पास जाएंगे, और सीधे साधे रास्ते से जाएंगे तो रांगे राघव के पास, राम के पास जाएंगे। ठीक है,
इस तरीके से इसको हम जोड़ के याद कर सकते हैं। रस्सी, इसमें एक रचना आती है बुनी हुई रस्सी। और एक आती है तनी हुई रस्सी। तो बुनी हुई रस्सी कविता है, है भवानी प्रसाद मिश्र की। हाँ, और तनी हुई जो रस्सी है कविता है, बताइए किसकी है? बहुत चर्चित कविता है ये, तनी हुई रस्सी। तनी हुई रस्सी। बताइए किसकी कविता है? बहुत प्यारी कविता है। एक है बुनी हुई रस्सी, इसकी पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। तनी हुई और बुनी हुई। तो तनी हुई रस्सी जो कविता है ये अज्ञेय की है, और बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद की है। कैसी है? बुनी हुई रस्सी को घुमाएं उल्टा तो वह खुल जाती है और अलग अलग देखे जा सकते हैं उसके सारे रेसे, मगर कविता को कोई खोले ऐसा उल्टा तो साफ नहीं होंगे हमारे अनुभव इस तरह, क्योंकि अनुभव तो हमें जितना इसके माध्यम से हुए हैं उससे ज्यादा हुए हैं दूसरे माध्यमों से व्यक्त, वे जरूर हुए हैं। यहां कविता को बिखरा कर देखें तो सिवा रेसे के क्या दिखता है? लिखने वाला तो हर बिखरे अनुभव के रेसे को समेट कर लिखता है। तो बुनी हुई रस्सी कविता है, यानी कविता की बुनावट पर लिखी गई है। अब कैसे याद रहेगा? तो जो घर की भवानियां होती हैं हम लोगों के यहां जो लड़कियां होती हैं उनको भवानी कहते हैं। तो भवानी क्या करती हैं? रस्सी से बुन के स्वेटर बनाती हैं न। रस्सी से बुनकर क्या करती हैं? स्वेटर बनाती हैं। और तनी हुई रस्सी, तो तनी हुई रस्सी जो है वो दो लोगों की मिलती है, एक तो अज्ञेय की है और एक संजय कुंदन की है। ठीक है, तो ये दो रचनाएं आपकी इस तरह से मिलती हैं। वो लिखते हैं अज्ञेय कि एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं वह दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूं वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक नाच है, दो खंभों के बीच जिस तरह तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं उस पर तीखी रोशनी पड़ती है। तो दोनों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? एक व्यक्ति है जो क्या किया कि रस्सी को तान कर चला गया। किसने पूछा किसने ताना रस्सी? तो कहा अज्ञेय। मुझे ज्ञेय नहीं है, हमको ज्ञात नहीं है कि रस्सी को तान कर कौन चला गया। तो अज्ञेय तनी हुई रस्सी। चलिए अगली रचना है हाथी। पागल हाथी। एक लघु कथा है। प्रेमचंद की अंधों का हाथी। अंधों का हाथी नाटक है का
शरद जोशी का तीसरा हाथी नाटक है रमेश बख्शी का। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, पागल, हाथी पागल हो गया तो उसको कैसे समझाएंगे? प्रेम से समझाएंगे। पागल हाथी प्रेमचंद। अंधों का हाथी, तो अंधों का हाथी जो होता है बड़ा नाटक करते हुए चलता है, और शरद ऋतु है तो कुछ ज्यादा ही पगला जाता है। तो अंधों का हाथी नाटक करते हुए शरद ऋतु में चलता है। तीसरा हाथी नाटक है रमेश बख्शी का। तो मान लीजिए आपके कोई रमेश नाम के मित्र हो, रिश्तेदार हो, तो उनको तीसरा हाथी मान के रचना याद कर लीजिए कि जो रमेश बख्शी है, जो रमेशवा है, वो एकदम हाथी है, और एक दो हाथी नहीं, तीन हाथी है, हमेशा नाटक करता रहता है। रमेशवा है, हमेशा नाटक करता रहता है। तीसरा हाथी है, एक दो नहीं, तीसरा हाथी है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। जीत, हार की जीत बहुत महत्वपूर्ण है। हार की जीत, हार जीत की हार चाहिए। बहुत नजदीक का मामला है 19-20 का। हार की जीत कहानी है सुदर्शन की। ठीक है, हार की जीत कहानी है किसकी? प्रेमचंद की। हार जीत भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। फिर आता है हार जीत, हार की, अच्छा, जीत की हार आता है, ये किसकी है? किसी की रचना है? अब ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन्यासी, चल सन्यासी माघ मेला नहा ले रे। तो माघ मेले में सन्यासी खूब इकट्ठा हुए हैं। कभी कभी मेरा भी मन करता है कि यार कितना बढ़िया जीवन है, और जीवन से बढ़िया है कि सारी झंझट से मुक्ति, कि रात 9 बजी है और क्लास पढ़ाना है। जैसे 5 दिन पढ़ाने का मन तो करता है, लेकिन सप्ताह में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन सोचते हैं कि यार आज ना पढ़ाएं क्या। मतलब मन की बात बता रहा हूं। 7 दिन में 5 दिन पढ़ाने का मन करता है, और 2 दिन तो ऐसा करता है कि ना पढ़ाएं। और संडे को तो मतलब ये कहता है कि यार थोड़ा आराम कर ले। लेकिन कई बार आराम भी करके देखा, लेकिन आराम में भी आनंद नहीं आया। तो जीवन, भौतिकता और बंधाव जो है बड़ा कठिन है।
तो चलिए सन्यासी के चलते हैं। सन्यासी उपन्यास, सन्यासी उपन्यास किसका है? तो सन्यासी लोग क्या खाते हैं? इलायची खाते हैं। इलायची का मतलब क्या हुआ? चंद जोशी। तो यहां पर हम इलायची से इसको जोड़ के याद करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इलाचंद जोशी को पढ़ना हो तो आपको क्या याद रखना है? इलायची याद रखनी है। सन्यासी नाटक किसका है? जितने सन्यासी होते हैं वो लक्ष्मी नारायण कि उनके ऊपर कृपा हो जाए इसलिए वो नाटक करते हैं सन्यासी बनने का, यानी पैसा मिल जाए। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण लाल सन्यासी नाटक। तो सन्यासी नाटक करते हैं किसके लिए? कि उनको लक्ष्मी मिल जाए। युवा सन्यासी युवा सन्यासी कैलाश वाजपेयी की रचना है। ये भी क्या है? नाटक है। आजकल जो युवा लोग हैं वो लोग क्या बनना चाह रहे हैं? शिव के बड़े भक्त बन रहे हैं। तो कैलाश पर जाने के लिए युवा सन्यासी नाटक करते हैं कि मैं जा रहा हूं भगवान की पूजा करने के लिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो घूमने के लिए जा रहे हैं, यानी नाटक करते हैं। तो हो गए आपके सन्यासी। देखिए सबसे बड़ा सेगमेंट है श्रृंगार। सबसे बड़ा सेगमेंट है श्रृंगार, जिसपे सबसे ज्यादा रचनाएं मिलती हैं। श्रृंगार शिक्षा वृंद, श्रृंगार निर्णय, भिखारी दास, श्रृंगार विलास, सोमनाथ, श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि, श्रृंगार मंजरी, यशवंत सिंह जिनका भाषा भूषण है, श्रृंगार मंजरी, प्रताप शाही, श्रृंगार शिरोमणि, श्रृंगार शिरोमणि, मोहनलाल मिश्र। आज टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर 10:10 पर आपकी
प्रैक्टिस क्लास है, बी मतलब 10:10 पे। श्रृंगार रस माधुरी, अच्छा श्रृंगार भूषण, ये है बेनी प्रवीण की। ठीक है, ये पूरी दुनिया श्रृंगार में ही व्याप्त है, तो कवियों ने भी श्रृंगार को पकड़ा और खूब श्रृंगार पे रचनाएं लिखी। श्रृंगार लतिका, द्विजदेव, श्रृंगार चालीसा, द्विजदेव, श्रृंगार बत्तीसी, द्विजदेव, श्रृंगार लता, सुखदेव, श्रृंगार सोरठा, रहीम, श्रृंगार सागर, मोहनलाल, श्रृंगार रस माधुरी, कृष्ण भट्ट देव, अब देखिए मैं उन श्रृंगार रचनाओं को याद करा दूंगा, ऐप पर नहीं होगी, टीजीटी पीजीटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर होगी। दरअसल टीचर्स एकेडमी पर सारे नोटिफिकेशन जाते नहीं हैं, इसलिए टीजीटी पीजीटी की कुछ कक्षाओं को सेपरेट करने के लिए एक नया चैनल शुरू किया गया है, टीजीटी पीजीटी एकेडमी, तो उस पर जो है वो क्लास होगी। चलिए इसमें कुछ रचनाओं को मैं आपको याद करवा देता हूं, चलिए दिखाता हूं कैसे याद होगा साथियों को। श्रृंगार शिक्षा वृंद, देखिए श्रृंगार की शिक्षा, शिक्षा का केंद्र, श्रृंगार की शिक्षा का केंद्र कहां होगा, जहां गोपिकाएं होंगी, यानी वृंद यानी वृंदावन। तो श्रृंगार की शिक्षा सबसे ज्यादा कहां होगी, जहां वृंद होंगे, वृंदावन में, तो श्रृंगार शिक्षा वृंद हो गया। श्रृंगार का निर्णय कौन कर रहा है, भिखारी लोग कर रहे हैं, मतलब भिखारियों के पास इतना आजकल पैसा हो गया है कि वो लोग भी निर्णय करने लगे हैं, किसका, श्रृंगार का। तो भिखारी भी आजकल कमेंट करते हैं कि का हो लाली लगैलू नहीं ठीक बा। तो आप ऐसे कल्पना करिए मन में कि श्रृंगार का निर्णय भिखारी भी करने लगा है। ठीक है, तो इस तरह से याद करेंगे, श्रृंगार का कौन कर रहा है, भिखारी कर रहा है। श्रृंगार विलास, देखिए विलास, श्रृंगार और विलास कौन करेगा, जो सोमरस पिएगा, जो सोमरस पिएगा श्रृंगार के साथ विलास करेगा, सोमरस मतलब दारू। ठीक है, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी, तो देखिए मंजरी का मतलब क्या हो गया, एक फूल है, तो श्रृंगार मंजरी। अब कोई अपने घर के पास श्रृंगार मंजरी लगा के रखा था और मंजरी कोई रात में तोड़ ले गया, तो जब रात में मंजरी तोड़ ले गया तो क्या होगा साथियों, चिंता। श्रृंगार कोई मंजरी तोड़ ले गया तो चिंतामणि, चिंता होगी। श्रृंगार मंजरी यशवंत, श्रृंगार हमेशा अपने यश कीर्ति के लिए घर पे लगाया गया था। श्रृंगार मंजरी प्रताप, प्रताप के लिए, यश के लिए कोई मंजरी लगाया था और तोड़ ले गया तो चिंता होने लगी, चिंतामणि। श्रृंगार शिरोमणि, देखिए श्रृंगार में जो शिरोमणि है सबसे ऊंचे स्थान पर जो हैं, यानी कि मोहन, मोहन जी श्रृंगार में सबसे शिरोमणि हैं। श्रृंगार भूषण, श्रृंगार भूषण, अब देखिए श्रृंगार जो भूषण है तो क्या है, बेनी प्रवीण, बेनी मतलब क्या होता है, चोटी होता है,
कहे कभी बेनी, बेनी ब्याल की चुराए लीनी। तो बेनी का मतलब चोटी होता है। कौन सी चोटी? जो आप बांधते हैं लड़कियां, लड़के भी आजकल चोटी रखने लगे हैं, उसको क्या कहते हैं? पोनी। तो कहते हैं करी यार इतना हैंडसम लड़का, आए होए। अब चाहे मुंह में गुटखा ही भरा हो और यहां दोनों तरफ से गुटखा चू रहा हो, लेकिन लड़के की यहां पर पोनी बंधी है तो लड़कियां मर मिटती हैं, आय हाय क्या बंदा है भाई। तो वही है, ऐसे याद रखना, श्रृंगार भूषण यानी वह भूषण सबसे अच्छा लगता है जिसके बेनी होता है, चोटी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका, अब देखिए श्रृंगार की वजह से बहुत सारे लोग लात भी खा जाते हैं, लतिका, और क्या हो जाते हैं? द्विज। बहुत सारे द्विज लोग श्रृंगार के चक्कर में लतिका, लतियाए जाते हैं, ऐसे याद रखिएगा। श्रृंगार चालीसा, अब देखिए जो द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है, द्विज लोग क्या करते हैं? श्रृंगार के लिए चालीसा पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग सिद्धि करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे अभी कुछ बच्चों को आपस में बात कर रहा था कि अगर तुम भाई लड़की को सेट करना चाहते हो तो एक बहुत बढ़िया बड़ी सी दूब तोड़ लो और अगर लड़की के सामने रख दो और उसको डक गई तो समझो कि तुम्हारी हो गई। और वो बच्चा कितने साल का था? 7 या 8 साल का था। तो मतलब इतने छोटी उम्र से ये लड़के जो होते हैं लग जाते हैं अपने काम में। तो कैसे याद रखेंगे? तो श्रृंगार चालीसा, यानी श्रृंगार मिल जाए इसलिए चालीसा पढ़ते हैं द्विज लोग। श्रृंगार बत्तीसी, यानी जो श्रृंगार है उसकी बत्तीसी दिख जाए इसलिए द्विज लोग लगे रहते हैं। श्रृंगार लता, अब आपने कोई श्रृंगार वाली लता लगा दिया तो बहुत सुख होता है हृदय में, आहा क्या दिल गदगद हो गया, गुरु कितनी बढ़िया लता चढ़ रही है। ठीक है, श्रृंगार लता सुख देती है। श्रृंगार सोरठा, ये तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, श्रृंगार, ये तो आपको याद ही रहेगा। श्रृंगार सोठा रहीम की रचना है। श्रृंगार सागर, ये भी याद करा दें, रहीम। देखिए श्रृंगार सोरठा, तो सोरठा का मतलब होता है सोंठ, ऐसे याद रखिए। सोंठ जो होता है वो इतनी कड़वी होती है कि उसको ज्यादा नहीं खाएंगे, ज्यादा खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो लोग कहते हैं रहम करिए भैया, सोठिया कमे डालिएगा। तो जो सोठौरा बनता है, बच्चा जब पैदा होता है तो सोठौरा बनता है, मुझे यहाँ तो सोठौरा, आपके यहाँ क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। तो कहते हैं कि थोड़ा सा सोठ कम डालिएगा, रहम करिए, नहीं तो ज्यादा सोठ डालेंगे तो ज्यादा गला जलेगा। तो श्रृंगार सोठा रहम रहीम, इस तरह से याद रखिएगा। श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र, श्रृंगार के जो सागर हैं और श्रृंगार के जो शिरोमणि हैं वो मोहन हैं। श्रृंगार रस माधुरी, श्रृंगार रस माधुरी, अब देखिए श्रृंगार रस में जो माधुरी में डूबे रहेंगे, तो श्रृंगार रस में माधुरी के साथ कौन डूबे थे? कृष्ण भगवान डूबे थे। तो कृष्ण, कृष्ण भट्ट देव हो गए। ठीक है भैया। तो अब बहरहाल वो जो लड़का था वो हम उसको बुलाए लेकिन डर के मारे भाग गया, नहीं तो मैं उससे पूछता कि बेटा और कोई सिद्धि उद्धि किए हो कि नहीं किए हो। आपके यहाँ, मेरे यहाँ भी सोठौरा कहते हैं। तो अभी घर गया था तो बहरहाल इस तरह से कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन मम्मी ने ठंडी के लिए बना के दिया था कि सुबह उठते हो तो एक सोठौरा खा लिया करो। तो बहुत बढ़िया होता है, तो मैं सोठौरा लाया हूँ घर से और अच्छा भी लगता है खाने में। तो बस ये हो गया, आपके जो सारी रचनाएं हैं, ये सारी रचनाएं किस पर आधारित हैं साथियों? श्रृंगार पर आधारित रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है शंबूक नाम से लिखित जो रचनाएं हैं। शंबूक कविता है जगदीश गुप्त की। दलित विमर्श में इस कविता का बहुत महत्व है। दलित विमर्श में इस कविता का बहुत महत्व है। शंबूक जो है जिसका वध किया गया था राम जी के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक यहां पर है जंबूक। जंबूक क्या है? निबंध है। जंबूक क्या है? निबंध है।
कुबेरनाथ राय का है। शंबूक की हत्या नाटक है नरेंद्र कोहली का। अब ध्यान रखिएगा, तो नरेंद्र कोहली को आप जब भी याद करिएगा विराट कोहली समझकर याद करिएगा। नरेंद्र कोहली को आप कभी भी याद करेंगे तो विराट कोहली समझ के याद रखिएगा, तो हमेशा याद रहेंगे। तो दरअसल विराट कोहली ने इतना ज्यादा क्रिकेट में छक्का मारा कि शंबूक की हत्या हो गई। तो नरेंद्र कोहली, शंबूक की हत्या। शंबूक कविता जगदीश गुप्त, और यह नाटक है, और जंबूक निबंध कुबेरनाथ राय का है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसका थर्ड एपिसोड जल्दी ही लेकर आएंगे। आप सबकी बेहद मांग रहेगी तो 7 दिन से पहले, कम मांग रहेगी तो संडे को ही आपसे मुलाकात होगी इसके पार्ट 3 में, पार्ट 3 में। तो अब आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं प्रैक्टिस सेशन के लिए टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर। तो आइए वहां पर कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।